So this is the last part of cyanotic congenital heart diseases and the topic today is very important which is teratology of fellows. अच्छा, आपको पता है कि इसमें ये साइनोटिक कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ है तो इसमें राइट टू लेफ़्ट शंट होगा। लेकिन पहले मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि जो कंडीशंस होती हैं कि जिनमें राइट टू लेफ़्ट शंट्स कुछ होते हैं और कुछ के अंदर होते हैं लेफ़्ट टू राइट शंट्स, तो वो कौन सा सिंगल फैक्टर है जो कि डिसाइड करता है कि ब्लड की जो डायरेक्शन है, ब्लड की जो शंटिंग है वो इस डायरेक्शन में होगी। अगर आपको पता है तो दैट इज़ वेरी गुड, नहीं पता तो आज आपको समझ आ जाए कि दैट द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, बिटवीन टू चेम्बर्स, दो चेम्बर्स जिनमें शंटिंग हो रही है ना, उन चेम्बर्स में प्रेशर डिफरेंस क्या है उस हिसाब से शंट होगा, मतलब हाई प्रेशर चेम्बर से लो प्रेशर चेम्बर की तरफ। अच्छा, अब जो टेराटोलॉजी ऑफ फेलोज है ना, इसमें 4 एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। नंबर 1 इज़ पल्मोनरी इनफंडिबुलर स्टीनोसिस, या सिंपल आप पल्मोनरी इनफंडिबुलर स्पैस्म कह लें। पल्मोनरी जो वॉल्व होता है दैट इज़ द आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल, तो मतलब राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होगी। ठीक है, ये जो पल्मोनरी इनफंडिबुलर स्टीनोसिस है ना, दिस इज़ द प्राइमरी डिफेक्ट इन टॉफ, ये प्राइमरी डिफेक्ट है। प्रॉब्लम स्टार्ट यहीं से होती है। अब प्रॉब्लम होती क्यों है? आपको पता है कि जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स होते हैं, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था कि ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स है, इनकी जब माइग्रेशन होती है टुवर्ड्स बल्बस कॉर्डस एंड ट्रंकस आर्टीरियोसस, तो कुछ रिजिस बनते हैं, फिर वो स्पायरल करते हैं, फ्यूज़ करते हैं, एक एओर्टिकोपल्मोनरी सेप्टम बनता है। अगर ये सेप्टम ना बने तो पेटेंट ट्रंकस आर्टीरियोसस की कंडीशन डेवलप होती है। अगर ये सेप्टम स्पायरल ना करे तो उससे ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स होते हैं। लेकिन अगर ये जो सेप्टम है ना, इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाए, एंटीरो सुपीरियरली डिस्प्ले, मतलब इसकी पोजीशन एबनॉर्मल हो जाए, तो उस कंडीशन से, मतलब इसके डिस्प्लेसमेंट से ये प्रॉब्लम आती है, पल्मोनरी इनफंडिबुलर स्पैज्म या फिर स्टीनोसिस। अच्छा, ये स्पैज्म होता है, यही वजह है कि टॉफ के ट्रीटमेंट में बीटा ब्लॉकर्स का रोल है। ठीक है, क्योंकि मसल्स है ना, स्मूथ मसल्स है, उनका कॉन्ट्रैक्शन, उनका स्पैज्म है, ये प्राइमरी डिफेक्ट है जिसकी वजह से जो राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट है, मतलब राइट वेंट्रिकुलर जो आउटफ्लो है वही ऑब्स्ट्रक्शन है ना, आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि जो राइट वेंट्रिकल है इन एन अटेम्प्ट टू ओवरकम दैट ऑब्स्ट्रक्शन फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करेगा। पावरफुल जब कॉन्ट्रैक्शंस होंगी राइट वेंट्रिकल की, तो उससे आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्शंस के रिजल्ट में 2 काम होते हैं। एक तो जो चेम्बर है, जो वेंट्रिकल है, उसकी वॉल थिकनिंग हो जाएगी, उस कंडीशन को हम क्या नाम देंगे, हाइपरट्रॉफी का। तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी। और सेकेंडली कॉन्ट्रैक्शंस के रिजल्ट में प्रेशर अप होता है, बढ़ जाता है, तो राइट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, राइट वेंट्रिकल प्रेशर बढ़ते बढ़ते जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ज़्यादा हो जाएगा। ये अब आपने, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात है। नंबर 1 इज़ पल्मोनरी इनफंडिबुलर स्टीनोसिस, जो मेन डिफेक्ट है। सेकंड इज़ उसके रिजल्ट में होती है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। थर्ड, यहाँ पे जो एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट होती है ना, दैट इज़ VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, अब 2 वेंट्रिकल्स हैं, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, इनके दरमियान में ये डिफेक्ट आया हुआ है। अब राइट वेंट्रिकल का जब प्रेशर बहुत ज़्यादा, नॉर्मली आपको पता है जो VSD है ना वो लेफ़्ट टू राइट शंट है, लेकिन जो VSD इन टॉफ है ना वो ऐसा राइट टू लेफ्ट शंट काम कर रहा है। रीज़न मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि इधर राइट वेंट्रिकल का प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि राइट वेंट्रिकल आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्ट है। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड की शंटिंग होगी। ठीक है, सॉरी, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड की शंटिंग हो रही है क्रॉस VSD। ठीक है, अब जो राइट वेंट्रिकल पे जो ब्लड था वो तो सारा सिस्टमिक था, डीऑक्सीजनेटेड था, वो सारा चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल पे, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा पे, एओर्टा से सिस्टमिक सर्कुलेशन में। सो दिस इज हाउ साइनोसिस डेवलप्स इन वेरी अर्ली स्टेजेस ऑफ टॉफ। फिर हमारे पास फोर्थ कंडीशन जो है दैट इज ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा। ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा एक बहुत ही सिंपल टर्म है, आई डोंट नो व्हाई कि इसको जो यूट्यूब लेक्चर्स पे भी बहुत से जो लोग हैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते और बुक्स पे भी अच्छे से नहीं दिया हुआ। ये एक सिंपल सी बात है, ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा। आपको पता है कि नॉर्मली क्या होता है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना वो ओपन होता है इनटू एओर्टा, लेकिन इस टॉफ की कंडीशन के अंदर एओर्टा के अंदर राइट वेंट्रिकल से भी ब्लड की एम्पटिंग होती है। दिस इज़ व्हाट ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा सिंपली मीन्स। ठीक है, these are the 4 abnormalities in the teratology of fellows। इस पे एम्ब्रियोलॉजिकल जो डिफेक्ट था वो मैंने आपको बता दिया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एओर्टिकोपल्मोनरी सेप्टम एंटीरियरली एंड सुपीरियरली, जिससे ये 4 डिफेक्ट्स आते हैं। बुक में फर्स्ट एड में दिया हुआ है निमोनिक प्रूफ, ताकि आपको सारे डिफेक्ट्स याद रहें। P से पल्मोनरी स्टीनोसिस है, R से राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, O से ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा और V से VSD। अगर जो टेट स्पेल्स होते हैं ना
जो कि क्या होता है कि ये जो कंडीशन है ना ये बहुत ज़्यादा एग्जासर्बेट कर जाए। किस तरह कर सकती है? जब छोटे बच्चे क्राइंग करते हैं या फिर कोई एक्सरसाइज वगैरह, ठीक है, या फिर फीडिंग के दौरान के कोई भी इस तरह की कंडीशन के जिसमें सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाए, सिंपैथेटिक ओवरलोड हो, उस कंडीशन में आपको पता है जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है तो जो मसल्स हैं उस लेवल पे कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो ये जो इनफंडिबुलम के जो मसल्स हैं वो भी तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो जो पल्मोनरी स्टीनोसिस है ना वो वर्सन हो जाएगी। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। जब पल्मोनरी स्टीनोसिस वर्सन होगी तो इस बात का मतलब ये है कि जो राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है ना, राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन वो भी वर्सन हो गई है। जब वो वर्सन हो जाएगी तो जो ब्लड है, पहले ही पल्मोनरी सर्कुलेशन लंग्स की तरफ कम जा रहा है, अब मज़ीद कम हो जाएगा, ठीक है। ब्लड टूवर्ड्स पल्मोनरी सर्कुलेशन बिल्कुल मिनिमल सब रह जाएगा। अब बहुत ज़्यादा ब्लड जो है वो VST के क्रॉस लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर होकर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगा। तो ये टेट स्पेल्स पे यही वजह होती है कि साइनोसिस बहुत ज़्यादा मार्क्ड हो जाता है, ठीक है, और ब्रेथलेसनेस भी सीवियर हो जाती है। तो फिर इसमें हम क्या मैनेजमेंट करते हैं? हम इसमें ऑक्सीजन अटैच करते हैं, हम इसमें जो बच्चे की पोजीशन है, कुछ मैनेवर्स होते हैं, नी टू चेस्ट पोजीशन करते हैं या फिर स्क्वाटिंग करवाते हैं। ये नी टू चेस्ट पोजीशन और स्क्वाटिंग से क्या होता है कि जो सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है। सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस का मतलब है कि जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ कम आएगा। ये अगर लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ आ भी गया है ना तो वो एओर्टा के अंदर एंटर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस ज़्यादा है। रेजिस्टेंस जब ज़्यादा है तो ब्लड का फ्लो कम होगा टूवर्ड्स एओर्टा। तो अब जो ब्लड है वो बजाय इसके कि एओर्टा की तरफ जाए वो दोबारा से राइट वेंट्रिकल की तरफ जाएगा, और राइट वेंट्रिकल के बाद किसकी तरफ जाएगा? पल्मोनरी सर्कुलेशन की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ऑल्दो देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट, लेकिन स्टिल जो ब्लड को रास्ता ही नहीं मिलेगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाने का, तो वो राइट वेंट्रिकल में दोबारा वापस जाएगा और ट्राई करेगा कि वो पल्मोनरी सर्कुलेशन की तरफ जाए। फिर हम ऑक्सीजन भी बच्चे को अटैच करेंगे, और इसके अलावा हम क्या देंगे? बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स आपको पता है कि मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन हुई पड़ी है, जो सीवियर स्पैज्म आया हुआ है, उसको रिलीफ करवाते हैं, ठीक है। मॉर्फिन सल्फेट भी देते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ टॉफ। आपने ये अब सारा आपको जो टॉफ है क्लियर हो गया। इंपॉर्टेंट टॉपिक था तभी मैंने मैनेजमेंट भी इधर ही करवा दिए। एक हमारे पास टॉपिक रह गया एब्स्टीन एनॉमली। एब्स्टीन एनॉमली जो है ना ये भी साइनोटिक कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ में आता है। इसकी एसोसिएशन होती है मैटरनल लिथियम इंजेक्शन से। अगर मदर जो है वो अर्ली प्रेगनेंसी में लिथियम एक्सपोजर अगर उनका हो तो उससे ये बच्चे में एब्स्टीन एनॉमली डेवलप हो जाती है। ये होती क्या है? आपको पता है कि जो राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है इनके दरमियान में आता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होता है टूवर्ड्स राइट वेंट्रिकल। मतलब ये अगर हमारे पास राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, तो ये जो वॉल्व है ये सारा डाउनवर्ड डिस्प्लेस हो जाता है, एबनॉर्मल ये डिस्प्लेसमेंट है। तो इसके रिजल्ट में जो राइट वेंट्रिकल का जो चेंबर है ना ये बहुत छोटा हो जाता है, इतना छोटा होता है कि ये लगता है कि ये एट्रिया जैसा लगता है। तो इस चीज़ को आप क्या बोलोगे? एट्रियलाइजेशन ऑफ राइट वेंट्रिकल ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व इनटू द राइट वेंट्रिकल, एट्रियलाइजेशन, ठीक है। और इसकी एसोसिएशन है विद द ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन। रीगर्जिटेशन में आपको पता है वॉल्व प्रॉपर्ली बंद नहीं होता, तो साथ तो डिस्प्लेसमेंट हो रही है डाउनवर्ड, साथ में रिगर्जिटेशन के साथ एसोसिएशन भी है, और इसमें अल्टीमेटली बच्चे को जो है ना वो राइट हार्ट फेलियर भी डेवलप हो सकता है। दिस इज़ एब्स्टीन एनॉमली। और ये जो एब्स्टीन एनॉमली है ना ये तभी इस पर भी सर्वाइवल पॉसिबल होता है अगर कोई दरमियान में कोई शंट प्रेजेंट हो, जैसे VST हो, ASD हो या फिर PDA हो, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द साइनोटिक कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीजेस। नेक्स्ट वीडियो में हम साइनोटिक स्टार्ट करेंगे और उसमें हमारे पास 3 मेन कंडीशंस हैं, यही वाली ASD, VST और PDA, और साथ में हम इसको एसोसिएट करेंगे ASD को पेटेंट फोरामिन ओवेल के साथ। अभी तक कोई आपको बात समझ नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।